नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 3 का पार्ट 2 है प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 19 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक के सॉल्यूशन को देखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री का पूरे 4 सेट पूरा हो चुका है, ज्योग्राफी का भी अभी आपका 3 सेट पूरा हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी 3 सेट पूरा हो चुका है प्यारे बच्चों, और आपका हिंदी कोर का भी 2 सेट पूरा हो चुका है। तो इनमें से भी कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है तो इन मॉडल पेपर सेटों का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सभी का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपका 12 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। मतलब रेल परिवहन में कौन कौन सी समस्या आती है उसके बारे में आपको 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। तो देखिए, पहली समस्या क्या है? पूंजी का अभाव। वर्तमान में देश की जनसंख्या अधिक बढ़ गई है, जिससे रेलों की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या तथा ढोए जाने वाले माल की मात्रा में भारी वृद्धि हुआ है, अतः रेल परिवहन पर इनका भारी दबाव है। रेल परिवहन का विकास उसी अनुपात में करने की आवश्यकता है, परंतु देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पूंजी का अभाव है। मांग के अनुरूप विकास कर पाना संभव नहीं है, अतः अर्थव्यवस्था को कारगर व सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह हुआ, वर्तमान में जिस प्रकार से देश की जनसंख्या बढ़ रही है प्यारे बच्चों, उस प्रकार से रेल नेटवर्क का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है कि हमारे पास इतनी पूंजी ही नहीं है, इस वजह से रेल नेटवर्क का विस्तार नहीं हो पा रहा है। आप लोगों ने कहीं जाते होंगे तो देखिएगा, कोई टिकट बुक करवाता है तो 2 महीना पहले टिकट बुक करवाना पड़ता है, तभी उसको क्या बोलते हैं, एसी वाला बोगी मिलता है प्यारे बच्चों। क्या कारण है? ज्यादा रेल नहीं है, इस वजह से इस तरह से हो रहा है, ठीक ना। और अभी तक रेल नेटवर्क का ज्यादा विस्तार भी नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास पूंजी भी नहीं है और जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से क्या होगा? मालों की मांग बढ़ेगी प्यारे बच्चों। मालों की मांग बढ़ेगा तो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान किससे ले जाया जाता है? आपका रेलवे से ही ले जाया जाता है प्यारे बच्चों। इस वजह से पूंजी की वजह से आपका यहाँ पे भारी दबाव झेलना पड़ रहा है, और ये प्रमुख समस्या है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए दूसरी समस्या क्या है? पटरी की चौड़ाई में भिन्नता। भारत में 3 गेजों अर्थात 3 विभिन्न चौड़ाई की पटरियां बिछाई गई है, जिनके कारण नियंत्रण यात्रा करने, माल ढुलाई की कठिनाई होती है, क्योंकि विभिन्न गेजों वाले रेलवे स्टेशनों में माल एवं यात्री की गाड़ी बदलने की आवश्यकता होती है, अतः समय की बर्बादी होती है। इससे शीघ्र नष्ट होने वाले माल खराब हो जाते हैं, अतः रेल की गेजों की चौड़ाई में भिन्नता को खत्म करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से रेलवे ने देश भर में बड़ी रेल लाइन रखने और सभी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार किया है। मतलब जो वहां पे है प्यारे बच्चों, एक ही रेल लाइन में आता है, ठीक ना। तो रेलवे स्टेशन में क्या होता है, वहां पे आपका गाड़ी को बदला जाता है, ट्रैक को बदला जाता है, क्योंकि चौड़ाई नहीं है। इससे काफी टाइम बर्बाद होता है, और जो जरूरी नष्ट होने वाले सामान होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों, जो कच्चे माल होते हैं। ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या देखिए आप यहाँ पे, पुराने रेल पथ देश में। पुराने रेल पथ की तीसरी समस्या है। देखिए, देश में रेल पटरियां और रेल पुल पुराने हो गए हैं, अब ये अधिक बार यातायात के योग्य नहीं है। इनसे अब दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ गई है, अतः नवीन प्रौद्योगिकी के अनुसार नवीकरणीय मरम्मत एवं देखभाल की जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मतलब जो ब्रिटिश जमाना में बना के चल गया है वही पुल आज भी चल रहा है, तो इससे क्या हो सकती है, वो तो पुराना एक बार तो खत्म होना ही है, तो वो टूट भी सकता है और इससे काफी दुर्घटना देखने को मिलती है। तीसरा, तो यहाँ पे आप लोग 3 ही पॉइंट लिखिएगा प्यारे बच्चों, और इसको छोटा करके भी आप लिख सकते हैं। बड़ा आंसर है तो मैं बड़ा इसलिए बताता हूं ताकि जैसे कि मान के
2 लाइन मैं आपको बता दूं तो 2 लाइन पक्का पक्की आपको याद रहेगा, तभी ना वहां पे 2 लाइन लिखेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। मैं 3 लाइन बताता हूं ताकि आप 2 लाइन वहां पे लिखें तभी आपको फुल पे फुल नंबर मिल जाए प्यारे बच्चों। देखिए 3 पॉइंट ही आपको यहाँ पे लिखना है, मैंने 4 पॉइंट लिख दिया है, कोई भी 3 पॉइंट आप वहां पे लिख दीजिएगा। देखिए चौथा क्या है आपका, स्वभाव जनसंख्या। देखिए स्थान भाव, जनसंख्या वृद्धि एवं नगरों का विस्तार होने के कारण घने बसे क्षेत्रों में रेल मार्ग का विस्तार के लिए स्थान का अभाव है। मतलब ज्यादा घर उर बन गया है तो वहां पे रेल नेटवर्क तो विस्तार करना संभव नहीं है प्यारे बच्चों। शहर के बीचों बीच से देखिए आप रेल लाइन को हटाया जा रहा है, शहर के साइड से रेल लाइन को निकाला जा रहा है क्योंकि वहां पे जनसंख्या अधिक हो गई है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगी, रेल ट्रैक में जाम लगेगा, जाम मतलब वहां पे लोग आते जाते रहेंगे, उससे काफी दुर्घटना होने की संभावना है प्यारे बच्चों। ऐसी स्थिति में महानगरों में रेल पथों का आवश्यकता अनुसार विस्तार करना कठिन कार्य हो गया है, ठीक ना। और स्थान भाव एवं भीड़ भाड़ की समस्या को दूर करने की दृष्टि से कोलकाता दिल्ली जैसे में भूमिगत रेल मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। मतलब वहां पे जमीन के नीचे जो मेट्रो में कोई चढ़े हैं क्या, कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से बहुत ही कम लोग चढ़े होंगे क्योंकि जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते प्यारे बच्चों वो गरीब ही होते हैं। तो झारखंड में तो मेट्रो है नहीं तो आप लोग चढ़ नहीं पाए होंगे क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और मेरठ में ही कुछ चुनिंदा शहर में भी आपका मेट्रो है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए क्या कर रहा है, जो रेलवे स्टेशन को ऊपर में ना बनाते हुए जमीन के बीच में बनाया जा रहा है, मतलब नीचे सुरंग बना के बनाया जा रहा है ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब आपका है 13 नंबर का प्रश्न, किसी देश की औद्योगिक विकास में लौह इस्पात के उद्योग का क्या महत्व है। देखिए प्यारे बच्चों, लौह इस्पात के उद्योग में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा महत्व है। कैसे, देखिए कोई भी सामान बनता है प्यारे बच्चों तो वो किससे बनता है, लोहा ही बनता है, ठीक ना। देखिए आप घर बना दे तो उसमें छड़ का प्रयोग करते हैं, अगर ट्रैक्टर उरेक्टर कृषि का सामान बनता है उसमें लोहा का प्रयोग किया जाता है, और जितना भी उद्योग होता है सभी की आधारभूत क्या होती है, वो लोहा ही होता है प्यारे बच्चों। तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे किसी देश की आंखें, किसी देश की विकास के लिए लोहा एवं उद्योग का विकास होना आवश्यक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका अर्थव्यवस्था होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आंखें लिखा गया है, यहाँ पे होगा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, ठीक ना। तो देखिए इस उद्योग की गणना महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है, अर्थात लौह इस्पात उद्योग के बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकसित नहीं हो सकती है। अर्थात लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आधार स्तंभ उद्योग होता है। लौह इस्पात उद्योग का उपयोग मशीनों, यातायात के साधन, कृषि साधन आदि बनाने में किया जाता है। अतः लौह इस्पात उद्योग, यहाँ पे जो आता था लिखे ना, इसको आप लोग 2 जगह नहीं लिखिएगा, ठीक ना, काट दीजिएगा इसको, ठीक ना, आता था मिसप्रिंट हो गया है, ठीक ना। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग अथवा औद्योगिकीकरण का कुंजी भी कहा जाता है। भारत में सोवियत संघ, ब्रिटेन और अन्य देशों की सहायता से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा जो बोकारो में आपका स्टील प्लांट है प्यारे बच्चों, वो किस देश की सहायता से बनाया गया है, तो वह सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया। और कब बनाया गया है, 1964 में। कब, 1964 में बनाया गया है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपका दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है। उड़ीसा का भिलाई भी आपका किसी देश की सहायता से बनाया गया है, वह भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार के जितने भी उद्योग है सारा किसी देश की सहायता से बनाए गए हैं। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर लिखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रदूषण जल, थल, वायु में कुछ रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के कारण पर्यावरण में रहने वाले जंतु, पौधे और जीवधारियों को जो भी हानि होती है उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं प्यारे बच्चों। मतलब कुछ भी आके जो मिल जाता है जिससे क्या होती है, मान के चलिए वायु में सभी गैसों की मात्रा है प्यारे बच्चों निश्चित है। जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, O2 यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड का आपका 0.03% है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, अभी वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहा है। उद्योग में कोयला का प्रयोग किया जाता है और वहां पे क्या होता है, उससे कोयला का प्रयोग करने से धुआं निकलता है, ठीक ना, जहरीली गैस निकलती है प्यारे बच्चों। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अनुपात है वो गड़बड़ा जा रहा है, ठीक ना, कम अधिक हो जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोगों को जरूरत है किसका, ऑक्सीजन का। तो क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे, ठीक ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो इसमें जो धुआं बढ़ रहा है वो क्या है, प्रदूषक है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है प्यारे बच्चों, उसको क्या कहेंगे, प्रदूषक कहेंगे। जिसे जल में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो कचरा उचड़ा कुछ मार के आके मिल जाते हैं,
आज मान के चलते कोई जहर मिल गया, तो कोई भी जहर अगर मिल गया तो वो जहर क्या कहलाएगा? प्रदूषक कहलाएगा, ठीक ना। तो देखिए पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? प्रदूषक कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जैसे प्रदूषण का प्रकार हो गया जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे आपको जैसे एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जैसे धुआं चिमनियों और भट्टों से निकलने वाले धुएं, आप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कीटनाशक हो गया, कीटनाशक से भी जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, ये सब क्या है? प्रदूषक है, ठीक ना। उसके बाद 15 नंबर का देखिए, अब आपका 5 नंबर का प्रश्न आ रहा है प्यारे बच्चों। तो वहां पे आपको 1 से 1.5 पन्ना में 5 नंबर के प्रश्नों को लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने ज्यादा लंबा लिख दिया है, तो आपको अकबकाना नहीं है, इससे आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक ना। अभी आपको समझने की जरूरत है, रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे प्यारे बच्चों तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। समझना है आपको, क्योंकि आपका एक ही महीना एग्जाम है और क्लास 12 का प्रैक्टिकल आपका पहले हो रहा है, ठीक ना। इस वजह से समझिएगा। देखिए जल यानी कि पानी के प्रदूषण का अर्थ है जल में हानिकारक एवं विजातीय सामग्री का प्रवेश। मतलब कुछ मिल जाता है, कीटनाशक जो आप लोग मिलाते हैं प्यारे बच्चों, मिल जाता है, उसको क्या कहेंगे? एक, इससे क्या हो रहा है? जल प्रदूषण हो रहा है। जो कचड़े बैक्टीरिया से निकलता है उससे क्या हो रहा है? जल प्रदूषण हो रहा है। मतलब कुछ मिला दे रहे हैं जिससे क्या हो रही है? जल में रहने वाले जीव जंतुओं को हानि हो रहा है, ठीक ना। देखिए प्रदूषण की तीव्रता इस बात पर निर्भर करता है कि जल में विजातीय सामग्री की प्रकृति क्या है और उसकी मात्रा कितनी है। जल में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में ऐसा परिवर्तन जो मानवीय एवं जलीय जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। जलीय जीवन पर मतलब जो मछली, वहां पे जीव जंतु रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तभी कहेंगे कि जल में प्रदूषण हो गया, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे? जल प्रदूषण कहेंगे। तो इसके कारकों की व्याख्या करेंगे। देखिए यहाँ पे WHO यानी कि वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन, आप लोगों ने ये नाम बहुत ही सुना होगा, WHO। अभी क्या कोरोना के समय में सुना है कि नहीं सुना है? तो यही उसके अनुसार देखिए क्या है जल प्रदूषण। जब जल की भौतिक एवं मानवीय कारकों में कोई बाहरी पदार्थ मिल करके जल की स्वाभाविक या नैसर्गिक गुण में परिवर्तन लाते हैं, जिसका कुल प्रभाव जीवों की स्वास्थ्य एवं प्रकट होता है, इसे जल प्रदूषण कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो ये यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, एक दोनों में से एक कोई लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए जल प्रदूषक क्या है? देखिए जल को मतलब कौन प्रदूषण करता है? तो क्या फ्लोराइड आपका हो गया, सीसा हो गया, पारा हो गया, फिनोल हो गया, सोडियम हो गया, यहाँ पे क्या क्या है? ये सब क्या करते हैं? जल का प्रदूषण करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या जल प्रदूषण के मुख्य कारक, ठीक ना। देखिए जल प्रदूषण होने के कई कारण हैं और उनमें से कुछ कारण मनुष्यों द्वारा होती है, जिसे क्या कहते हैं? मानवीय कारक कहते हैं, ठीक ना। अथवा उसमें कुछ प्राकृतिक कृत का कारण बनते हैं, मतलब जो प्राकृतिक के कारण होता है। जैसे क्या हुआ? जैसे मान के चलते हैं कोई बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, ठीक ना। बाढ़ आ गया तो क्या हुआ? जितने भी शहर की तरफ कचरा रहता है प्यारे बच्चों, सारा बहा के क्या करता है? नदी में ले आया। तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक कारण हो गया प्यारे बच्चों। आज तो हम इस तरह से प्राकृतिक कारण को एक और तरीके से समझ सकते। आप लोगों ने समझा होगा अम्लीय वर्षा, सुना है ना? अम्लीय वर्षा क्या हो रहा है? ये प्राकृतिक कारण है प्यारे बच्चों, लेकिन मानव का भी इसमें हाथ है। तो अम्लीय वर्षा से भी क्या हो रहा है? जल प्रदूषण हो रहा है और जल में रहने वाले जीव जंतु की मौत हो रही है, इससे उसे हानि हो रहा है प्यारे बच्चों। ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक कारण हो गया। प्राकृतिक कारण जो प्राकृतिक के कारण हो, ठीक ना। बढ़ती आबादी के साथ अन्य अन्न की आवश्यकता होती और अनेक अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु औद्योगिक क्षेत्र की बहुलता ने अप्रत्यक्ष रूप से जल प्रदूषण में भारी वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में मनुष्य के कार्य के साथ साथ किसी ना किसी कारण से जल प्रदूषित होने की संभावना बनी रहती है। देखिए अब हम लोग मतलब यहाँ पे लिख दिए जल प्रदूषण के क्या कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। अब हम लोग देखेंगे क्या कारण है, इसको पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे लिखना है। ये जो मैंने पहले लिखा है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उस तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जल प्रदूषण होने के निम्नलिखित कारक हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ से ये पॉइंट को लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए क्या है? मनुष्य के दैनिक कृत्यों की में गंदगी। हम प्रतिदिन नहाते, कपड़े धोते, भोजन पकाते, बर्तन मांजते हैं, इस सब में पानी का ही प्रयोग होता है, लेकिन कार्य के बाद पानी प्रदूषित हो जाता है और पीने का अन्य किसी ऐसे कार्य में नहीं आ सकता है जहां शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। अनचाहे जगह मूल मूत्र का विसर्जन, विशेषता पानी की स्रोतों के आसपास, मतलब जो मूल मूत्र का होता है प्यारे बच्चों, जो कचरा उचरा होता है, जहां पे पानी का जो स्रोत होता है प्यारे बच्चों, उसी के आसपास कर देते हैं। और सीयरवेज लाइन में गंदगी, मल, पानी सब अन्य जल स्रोतों से मिल जाते हैं। तो अन्य स्रोतों का जल, मल और पानी सब अन्य जल स्रोतों से मिल जाते हैं और उन स्रोतों में जल अशुद्ध अथवा प्रदूषित हो जाते हैं। यह प्रदूषण का मुख्य और बड़ा कारण है। तो ये पॉइंट को आप लोग लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, ठीक ना। इसमें आपको 2 नंबर मिल सकता है, तो इसको छोटा करके आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए
दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट। देखिए औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपयोग के लिए किए गए अनेक लवण, अम्ल, क्षार जैसे रासायनिक घुले होते हैं। जब घुले हुए औद्योगिक अपशिष्ट सीधे ही इकाइयों में निकाल दी जाती है नदी में, मतलब देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, कोई भी फैक्ट्री में केमिकल फैक्ट्री होता है प्यारे बच्चों, तो केमिकल फैक्ट्री में जो अपशिष्ट रासायनिक का है तो उस सभी का कुछ ना कुछ तो गंदगी होता है। उस गंदगी को क्या करते हैं, फिल्टर नहीं करते हैं, उसको नालियों की सहारा से डायरेक्ट नदी में बहा दिया जाता है प्यारे बच्चों। उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जल प्रदूषण में गंगा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गया। इसका कारण, मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों, कि जो फैक्ट्रियां हैं गंगा के आसपास में लगाए गए हैं बगल में, वो फैक्ट्रियों से गंदगी निकलती है, उसे डायरेक्ट गंगा में बहा दिए जाते हैं। इससे वहां रहने वाले जलीय जीव को नुकसान होता है, उससे जल प्रदूषण हो रहा है प्यारे बच्चों। तो यही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद अपमार्जक, जो आप लोग डिटर्जेंट कपड़ा धोने के लिए प्रयोग करते हैं, उससे भी आपका जल प्रदूषण होता है। देखिए बढ़ती हुई औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप सफाई के लिए नए नए अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट बाजार में आ रहे हैं। इनका उपयोग भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब अपमार्जक पानी में घुल करके जलाशय में पहुंचते हैं तो पानी की इस सतह पर इनमें ठोस कणों की पतली परतें बन जाती है। मतलब जो देखा होगा आप लोगों ने, कोई तालाब देखा होगा, तालाब में क्या होगा, इतना इतना कचरा हो जाता है, ऊपर में परत जैसा पड़ जाता है, छिलका जैसा, ठीक है ना, पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है। तो उसी से ये क्या होता है, अपमार्जक के कारण ही तालाब में इस प्रकार से पड़ जाता है, ठीक ना। और देखा होगा उसका पानी हरा हो जाता है तो पीला हो जाता है, क्या कारण है, अपमार्जक का ही उसमें मुख्य कारण है। और भी प्रदूषण का कारण है, लेकिन अपमार्जक आपका मुख्य कारण है प्यारे बच्चों। वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, क्या होता है, पानी में मात्रा में ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, ठीक ना। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कृषि रसायन, मतलब दिनों दिन जो हम लोग खेतों में प्रयोग करते जा रहे हैं प्यारे बच्चों, दिनों दिन हम लोग जो खेतों में कीटनाशक का प्रयोग करते जा रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है, उससे भी जल प्रदूषण हो रहा है। देखिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेतों में रासायनिक खादों का उपयोग दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वर्षा के जल के साथ ही इसकी एक मात्रा नदी, तालाबों में, झीलों या अन्य जल स्रोतों में चली जाती है। मतलब जो खेत में प्रयोग करते हैं तो क्या होती है, वर्षा के दिनों में वो पानी भर जाता है, तो वही कीटनाशक क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, वह नदी नालों में चला जाता है। नदी नालों से क्या होती है, भारी मात्रा में जल प्रदूषण होता है उस कीटनाशकों की वजह से। तो देखिए यहाँ क्या होता है, शैवाल बढ़ती है, इसके फलस्वरूप जल में शैवाल वनस्पति बढ़ती है। शैवालों द्वारा अपने विकास में जल की अधिकांश ऑक्सीजन की मात्रा उपयोग में ले लेते हैं। जल की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसका जल जीवों पर तथा मानव की हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए कीटनाशक रसायन पर, वही यहाँ पे 5वां पॉइंट भी आपका है। तो कैसे पड़ता है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो को रोकिए, सारा कुछ मैंने आपको कीटनाशक से कैसे पड़ता है यहाँ पे देखिए। फसल की कीड़ों को बचाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, आपने नहीं देखा होगा कि दवाई मारते हैं तब फसल बढ़िया हो जाता है, वही कि आपकी क्या है, कीटनाशक है, कीट को नाश कर देता है। देखिए अनेक प्रकार के कीटनाशकों रसायनों द्वारा उत्तर बढ़ रहा है। खेतों में उपयोग के बाद विषैले रसायन वर्षा के पानी में घुल करके, वही यहाँ पे आप इसको लिखिएगा तो इसको लिखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5 पॉइंट लिखना आपको अनिवार्य है, ठीक ना। देखिए छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट आपका औद्योगिक तापीय प्रदूषण, ठीक ना। विभिन्न प्रकार के संयंत्रों को ठंडा रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है तथा उपयोग के बाद उष्मा जल को नदी, तालाबों में अन्य जल स्रोतों में प्रभावित कर दिया जाता है। इसके जल स्रोतों का तापमान बढ़ जाता है और प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने से जीवों की क्षति होता है प्यारे बच्चों। इससे क्या होती है, जो गर्म पानी बहा दिए तो गर्म पानी नदी में आता है, तो जब तक ये गर्म रहता है तो क्या कहता है, जलीय जीव, मछली उछली इससे मर जाता है प्यारे बच्चों। इससे भी जल प्रदूषण आपका हो रहा है। उसके बाद है खनिज तेल, जो खनिज निकालते हैं, आप लोगों ने सुना होगा क्या हो रहा है, जो तेल ला रहा था वो जहाज क्या हुआ, समुद्र में लीकेज हो गया, उससे समुद्र की पानी में प्रदूषण हो गया। वही यहाँ पे देखिए समुद्रों में जल मार्ग में खनिज तेल जाने वाले जहाजों की दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा उनके द्वारा भारी मात्रा में तेल के जल सतह पर छोड़ने से जल प्रदूषित हो रहा है। जमीन पर भी तेलों की बिखरने से जल प्रदूषण हो रहा है प्यारे बच्चों। तो ये आपका 7 पॉइंट मैंने बताया, आप यहाँ पे 8 पॉइंट मैंने लिख दिया है। सवों की जल में प्रभावित अम्लीय वर्षा, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक ना, रोकी वीडियो ले लीजिए और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग इसको पढ़िएगा प्यारे बच्चों, लेकिन एग्जाम में आपको मात्र 5 पॉइंट ही लिखना है, ठीक ना। और 5 पॉइंट लिखिएगा तो 2-2 लाइन का लिखिएगा, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन का, ठीक ना। आपको पूरी 5 नंबर का मिल जाएगा। 1 पॉइंट नहीं, 5 पॉइंट लिखिएगा और 2-2 लाइन का लिखिएगा, ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट लिखेंगे और 5 लाइन का, ठीक ना। इससे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मैं यहाँ इसलिए ज्यादा बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे प्यारे बच्चों, जो भी याद रहे आप वहां लिख दीजिएगा, ठीक ना। 5 ही बताएंगे तो जरूरी नहीं है आपको 5 याद रह जाएगा, कुछ भूल भी सकते हैं और वहां पे आपका पूरा 5 पॉइंट नहीं लिख पाइएगा। 8 अगर आप पढ़िएगा तो 5 आपको याद रहेगा और आप आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक ना।
भारत में कोयला उत्पादन के एवं वितरण का वर्णन करना है। देखिए, भारत में पाए जाने वाले कोयला मुख्य भूवर्गीय युग के चट्टानों की है कि परतों से मिलता है। पहला क्या है, गोंडवाना कोयले का निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 का एक स्टोरी है गोंडवाना वाला, ठीक ना, जो कहाँ पे जाता है, अंटार्कटिका में जाता है। पहले दुनिया एक था, उसके बाद कुछ कुछ पार्ट में बदलते गया, ठीक ना। पढ़ा होगा गोंडवाना के बारे में आप लोगों ने, इंग्लिश कोर में है, कौन सा बुक में, 2 बुक में, कौन सा बुक में पहले पढ़े थे, आज नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग पढ़ा होगा, तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है। टर्सिया निक्षेप के कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ साल पहले हुआ है। गोंडवाना कोयले का मुख्य स्रोत दामोदर घाटी यानी कि जो झारखंड में कोयला पाया जाता है। इस बेसाल्ट में झरिया, रानीगंज, बोकारो कोयले मुख्य खदानें हैं। गोदावरी महानदी, सोन और वर्चा घाटियों में कोयले का भंडार है। टर्सिरिया कोयला पूर्वोत्तर के मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड यानी कि पूर्वोत्तर में जो आपके राज्य बांग्लादेश के बगल में, यहाँ पे इस तरह से आपका भारत का मानचित्र बन रहा है ना प्यारे बच्चों, इस तरह से, तो इस तरह से जो, ठीक ना, इस तरह से, तो यहाँ ना जो राज्य है प्यारे बच्चों, यहाँ ना जो राज्य है आपका, ये इसी को पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। तो इसमें जो कोयला पाया जाता है वो आपका टर्सिरिया से जो किस्म के जो 5 करोड़ साल पहले बना है वही पाया जाता है, ठीक ना। आजकल भारत में प्रतिवर्ष 33 करोड़, देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे इसको लिखिएगा, ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखिएगा कि भारत में कोयले का भंडारण कितना है, 21,400 टन करोड़ है, ठीक ना, 21,400 टन करोड़ लिखिएगा, यहाँ करोड़ छूट गया है, का भंडारण है। आजकल भारत में 33 करोड़ कोयले की प्रति साल निकाला जाता है प्यारे बच्चों जमीन से, ठीक ना। देखिए यहाँ पे मैंने देश के प्रमुख कोयले क्षेत्र का उत्पादन लिख दिया है और कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ पे है इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपका जो 19 नंबर के प्रश्न आते हैं, 5 नंबर का आता है, ठीक है, 19 नंबर में जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, उसमें आपको मानचित्र में दर्शाने का आ सकता है। तो कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ है प्यारे बच्चों, ये आप लोग जानिएगा तभी ना दर्शा पाइएगा कौन से राज्य में। तो देखिए मैंने लिख दिया है, झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र झरिया है, गिरिडीह है, बोकारो और रामगढ़ है, ठीक ना। तो झारखंड में देखिए 4 है आपका, और धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आपका कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश में आपका सोहागपुर है और उमरिया है, ठीक ना, मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में आपका कोरबा और अंबिकापुर है। उड़ीसा में आपका संबलपुर और सुंदरगढ़ आपका जिला है, ठीक ना। और पश्चिम बंगाल में रानीगंज है प्यारे बच्चों प्रमुख कोयला क्षेत्र, ठीक ना। और तमिलनाडु में नवेली है। मैंने मानचित्र में आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहां बताने में, ठीक ना। वहां देखिए एक है नवेली, एक है नवेली और एक है मवेली, ठीक ना, मवेली, ठीक ना। तो इस वजह से क्या हुआ, वहां पे मिसप्रिंट हो गया, इस वजह से वहां पे थोड़ी मिस्टेक होगी। वहां पे क्वेश्चन था नवेली कोयला क्षेत्र आपको दर्शाना था। तो नवेली कहां पे है प्यारे बच्चों, आपका तमिलनाडु में। कहां पे है, तमिलनाडु में नवेली है। तो आप लोग वहां पे क्वेश्चन नंबर सेट 1 में है शायद, हाँ सेट 1 में है या तो सेट 2 में, सेट 2 में है, जिसमें भी आप लोग उसे जाकर के सुधार कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 17 नंबर का देखिए, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों की विवेचना करना है। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका तीनों सेट में है, सेट 1 में भी है, सेट 2 में भी है और सेट 3 में। सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। देखिए तीनों क्वेश्चन आपका एक ही है प्यारे बच्चों। देखिए तीनों क्वेश्चन क्या क्या था आप लोग समझिएगा। पहला आपका इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें, ठीक ना, एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा भारत में जनसंख्या घनत्व को, यहाँ पे क्या है, वितरण और घनत्व दोनों आपका सेम टू सेम एक ही है प्यारे बच्चों, दोनों का आंसर आप लोग सेम लिखिएगा, ठीक ना, दोनों का आंसर एक ही होगा जब प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक पूछे जाए, ठीक ना। तो देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा कि भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। और तीसरा क्वेश्चन आप लोग सुनिए किस प्रकार से आएगा, ठीक ना, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों की वर्णन करें। देखिए पहला क्वेश्चन आपका भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें या तो व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन आएगा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारणों की वर्णन करें या तो विवेचना करें या तो व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन आएगा भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों की व्याख्या करें, ठीक ना। तो तीनों क्वेश्चन एक ही है, 2 सेट में भी पहले भी मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया है, तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा नहीं। अगर आपने 2 सेट नहीं देखा तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ज्यादा समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए पहला क्या है आपका समस्या, क्या कारक है, धरातल। तो धरातल किस प्रकार से कारक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखिए दूसरा है जलवायु। जलवायु के अनुसार ही लोगों की, जहां पे जलवायु अच्छा होता है वहां पे देखिएगा जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, जनसंख्या लोग वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक ना। जनसंख्या यहाँ पे घनत्व लिख लीजिएगा, वितरण के जगह सिर्फ आप लोग घनत्व कर दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए जल आपूर्ति, जहां पे मतलब जल की अच्छी आपूर्ति होती है, जल अच्छा मिलता है,
पीने के पानी की मुहैया अच्छी होती है, जहां जल से कृषि जल मिलता है तो वहां पे कृषि अच्छी हो सकती है, तो वहां पे एक कारण तीसरा आपका जल आपूर्ति हो गया। चौथा हो गया सरकार की नीति, जहां पे अच्छी सरकार की नीति होती है प्यारे बच्चों, वहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है। घनत्व किसको कहते हैं, जितना 1 किलोमीटर एरिया में जितने व्यक्ति रहते हैं प्यारे बच्चों, वही घनत्व होता है। मतलब मान के चलते यह 1 किलोमीटर एरिया है, ठीक ना, इसमें जितना व्यक्ति रहेंगे, ठीक ना, उसी को क्या कहेंगे, इस एरिया का जनसंख्या घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो देखिए खनिज पदार्थ, जहां पे खनिज पदार्थ पाए जाएंगे वहां पे लोग जाकर के क्या बसेंगे, वहां पे लोग जाकर के बसेंगे और वहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाएगा। जैसे झारखंड में 414 है, क्या हुआ, यहाँ पे खनिज ज्यादा पाए जाते हैं तो लोग यहाँ आकर के ज्यादा बस रहे हैं। ठीक है, पांचवा देखिए औद्योगिकीकरण, मतलब जहां पे फैक्ट्रियों को लगाया जाएगा, फैक्ट्रियों को लगाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां पे लोग ज्यादा आकर के बसेंगे रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार होगा तो पैसा मिलेगा, खाना पीना चलेगा, ठीक ना, तो वहां पे आपका जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाएगा। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही मैंने बता दिया आपको, इतना सिर्फ समझा दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये पहले भी मैंने आपको समझा दिया था। चाय उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन कीजिए। मतलब चाय उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी है प्यारे बच्चों, तापमान कितना चाहिए, जलवायु कितना चाहिए, आपका मिट्टी कैसा चाहिए, सारा उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, चाय को उसी के अनुसार लगाया जाएगा जिस मौसम में चाय उगेगा, ठीक ना। देखिए चाय, लेकिन यहाँ पे क्या है, रोपण कृषि है, इनमें से एक बगान में लगाने के बाद कई वर्षों तक इसको उत्पादन किया जाता है। मतलब चाय को मौसम के अनुसार नहीं लगाया जाता है। चाय ना ही खरीफ फसल है, ना ही आपका रबी फसल है, ना ही आपका जायद फसल है, ठीक ना। एक बार लगा दिया जाता है, जिस तरह से बागवानी करते हैं, उसके बाद 2 से 3-4 साल तक इसको उपयोग में लाया जाता है, और ज्यादा ही लाया जाता है, कम नहीं, ठीक ना। तो देखिए चाय क्या है, एक रोपण फसल है। आपसे पूछा जा सकता है चाय किस प्रकार का फसल है 2 नंबर में, तो रोपण फसल है। इसमें एक बार बागान लगाने के बाद कई वर्षों तक इसको उत्पादन किया जाता है। चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाएं, दशाएं मतलब क्या हो गया, भौगोलिक दशाएं, ठीक ना, इस प्रकार से हैं। क्या क्या दशाएं चाहिए, देखिए उच्च तापमान अधिक चाहिए। देखिए क्या तापमान चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, और छाया पसंद पौधा है, ठीक ना। ये क्या है, छाया पसंद पौधा है। ज्यादा ठंड भी नहीं चाहिए, नहीं ज्यादा गर्मी भी चाहिए। इसको 24 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, इसका तापमान में चाहिएगा तो चाय का अच्छा उत्पादन होगा। और बीच बीच में पेड़ लगाना आवश्यक है, ठीक ना। मतलब आपको बीच बीच में पेड़ लगाना पड़ेगा, एक बार लोग दिए नहीं तो पेड़ नीर, आम के पेड़ नीर चलता रहेगा, ठीक ना। तो ये पहला हो गया। नित्य दिन आर्थिक अधिक वर्षा, यानी कि 200 सेंटीमीटर वर्षा वहां पे आपको प्रत्येक दिन चाहिए, ठीक ना। मतलब कुछ कुछ दिन में वर्षा चाहिए 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। लेकिन देखिए प्यारे बच्चों, झारखंड में चाय उगाया जा सकता है कि झारखंड की औसत वर्षा कितना है प्यारे बच्चों, 140 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में वर्षा को नापा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। उसके बाद देखिए चाय के पौधों की जड़ों की पानी का जमना हानिकारक है। मतलब यहाँ पे आपको सीढ़ी नुमा खेती करना पड़ेगा। डाउन जहाँ पे आपकी मैदान है प्यारे बच्चों, पहाड़ियों में यह खेती अच्छी तरह से होंगे, ज्यादा बड़ा पहाड़ी नहीं, कम पहाड़ी में, ठीक ना। पहाड़ी में ये खेती अच्छा तरह से होगी। आपका समतल जमीन में जैसे बिहार हो गया, उत्तर भारत में यह खेती नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। उत्तर भारत में यह खेती नहीं, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में जहां पहाड़ी इलाका है वहां पे इसकी खेती की जाती है। जिससे असम हो गया आपका, इधर असम हो गया। उसके बाद आप लोगों ने देखिएगा केरल, कर्नाटका, दक्षिण भारत में इसकी खेती की जाती है, ठीक ना। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी इसकी खेती की जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि पानी यहाँ पे जमना चाहिए, ढलवा जमीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा, दामोद मिट्टी जिसमें लोहांश, फास्फोरस, पोटास हो, ठीक ना। तो दामोद मिट्टी की आवश्यकता चाहिए, ताकि इसमें अधिक उत्पादन होगा चाय का। क्लियर है। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट क्या, सस्ते श्रमिक एवं कुशल प्रबंधन। मतलब वहां क्या चाहिए, वहां पे रोज चाहिए, घास उस बढ़ गया, रोज वहां पे मतलब लगातार चलते रहता है 3 से 4 साल, तो वहां पे श्रमिक की आवश्यकता रोज पड़ती है। तो रोज पड़ेगी तो ज्यादा महंगा श्रमिक से क्या होगा, आपका काम तो नहीं करवा पाएंगे ज्यादा महंगा श्रमिक से। तो सस्ते श्रमिक एवं कुशल प्रबंधन वाले श्रमिक, जिसके अंदर दक्षता हो, वो श्रमिक चाहिए, मतलब मजदूर चाहिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, भारत में उत्तर पूर्वी राज्य के नीलगिरी की पर्वतीय क्षेत्र, मतलब नीलगिरी का पर्वतीय क्षेत्र कहां पे प्यारे बच्चों, आपका तमिलनाडु की तरफ, ठीक ना। तो देखिए उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र आपका हो गया प्यारे बच्चों। दक्षिण भारत, यहाँ पे भारत होगा, ठीक ना। भारत के केरल, तमिलनाडु,
कर्नाटका आदि चाय उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग भी आप लोग लिख लीजिएगा, असम भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। ये आपके चाय उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है प्यारे बच्चों। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो 19 नंबर का जो आपका प्रश्न है मानचित्र वाला, ठीक ना, आपका सेट थ्री का दो सेट में तो मैंने बता दिया था, सेट 3, 4 और 5 का तीनों का एक ही वीडियो में हम लोग करेंगे मानचित्र वाला। और वहां पे यहाँ पे एक बार मानचित्र सारा कुछ आपको एक ही मानचित्र हम लोग लेंगे प्यारे बच्चों, और एक ही में आपको समझा देंगे, ठीक ना, क्या कहाँ पे क्या है। और मानचित्र में बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, मानचित्र से बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं। इस वजह से एक क्लास आपको स्पेशल क्लास देंगे जिसमें मानचित्र के बारे में आपको बताएंगे, क्या कहाँ पे है, लोहा खदान कहाँ पे है, कोयला खदान कहाँ पे है, आपका चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, ठीक ना। इस प्रकार से आपका जितने भी है, नदी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसके अफवाह क्षेत्र कहाँ पे है, कहाँ पे वो, ठीक ना, उसके बारे में सारा कुछ आपको इस एक अलग वीडियो में बताएंगे मानचित्र वाला, ठीक ना। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कल आपका सेट 4 अपलोड 2 पार्ट में हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।